आज का हमारा टॉपिक है डिजिटल लोकतंत्र। डिजिटल लोकतंत्र क्या होता है? तो सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, तकनीकी यंत्रों, एआई सॉफ्टवेयर, एआई हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया आदि का उपयोग करके लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को आधार उसके जो आधारभूत अंग हैं उनको, दस्तावेजों को और नागरिक सेवाओं का डिजिटलीकरण करके लोकतंत्र को सहभागी, पारदर्शी, नागरिक उन्मुख बनाना ही डिजिटल लोकतंत्र है। अब यहाँ हम देखेंगे कि आधारभूत अंगों से मेरा क्या तात्पर्य है। तो आधारभूत अंगों से मेरा तात्पर्य संसद से है, मेरा तात्पर्य न्यायपालिका से, मेरा तात्पर्य कार्यपालिका की जो प्रक्रियाएं हैं, जो उसके विभाग हैं, है ना, उनके जो कार्रवाई हैं उनका डिजिटलीकरण करने से है। और यहाँ पर हम देखते हैं दस्तावेजों, जो संसद प्रक्रियाएं होती हैं उनके जो दस्तावेज हैं, ठीक है, जो न्यायालय की प्रक्रियाएं होती हैं उनके जो दस्तावेज हैं उनका डिजिटल करने से है। अब यहाँ पर प्रश्न ये आता है कि सर डिजिटल लोकतंत्र तो ये हो गया, लेकिन वास्तविकता में लोकतंत्र क्या होता है? तो लोकतंत्र से तात्पर्य, लोकतंत्र दो चीज़ों से मिलकर बना है। एक तो लोक प्लस जो है तंत्र से मिलकर बना है। तंत्र से तात्पर्य है व्यवस्था, यानी व्यवस्था, जैसे कि समाज की व्यवस्था होती है, जैसे एक समूह की व्यवस्था होती है, एक परिवार की व्यवस्था होती है, इसी तरह से एक देश की व्यवस्था होती है। लोक मीन्स होता है यहाँ पर लोक प्लस तंत्र, लोक मीन्स यानी देश भी होता है, और लोक मीन्स जो है ना यहाँ पर नागरिकों से भी लिया जाता है, ठीक है, यानी नागरिकों का शासन भी लोकतंत्र है। और जो लोक यानी देश की व्यवस्था है, और वो अगर लोकतांत्रिक तरीके से उसको भी लोकतंत्र कहते हैं। सूचना लोकतंत्र मात्र जो है एक शासन प्रणाली नहीं है, बल्कि एक सतत प्रक्रिया है जो जीवन और दर्शन ये एक जीवन और दर्शन भी है। यह प्रत्येक नागरिक को समानता, स्वतंत्रता, न्याय और भागीदारी का अवसर प्रदान करता है। आज की आवश्यकताओं के अनुसार लोकतंत्र का केवल सशक्त होना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि वह जनमित्र और तकनीकी मित्र होना भी आवश्यक है। यहाँ जनमित्र होने से तात्पर्य क्या है? जनमित्र होने से तात्पर्य है कि जो लोगों के लिए सहभागी हो, जो लोगों के लिए मित्रवत हो, यानी लोग जो है आसानी से जो है उसमें पार्टिसिपेट कर सकें, वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति जो है तय व्यवस्था के अनुसार कर सकते हैं। तकनीकी मित्र से होने से तात्पर्य क्या है कि भाई जो लोकतंत्र है वो लोगों को उनके घर बैठे, ठीक है, और जो रियल टाइम है, यानी जो रियल टाइम है उस आधार पर जो है सेवाएं देने में सक्षम हो, यानी तकनीकी मित्र होना, या ताकि जो है पारदर्शी प्रक्रिया का निर्माण हो सके। इस संदर्भ में भारतीय लोकतंत्र की अगर बात की जाए तो इसने जो है नए आयामों को ग्रहण किया है और विश्व के लिए सहभागिता पूर्ण लोकतंत्र का एक उदाहरण भी दिया है, और शांति और विकास के पथ का भी एक मार्ग प्रशस्त किया है। क्यों? क्योंकि विश्व के हमारे साथ में कई देश आज़ाद हुए, वहाँ लोकतांत्रिक प्रक्रिया आई, लेकिन फिर वहाँ पर जो है तख्ता पलट हुई, लेकिन भारत एक ऐसा लोकतंत्र है जब से बना है और अभी तक जो है वो सतत विकास करते जा रहा है। भाई हमारे साथ बना पाकिस्तान, या हाल ही में जो है नेपाल में लोकतंत्र बहाल किया गया, उसके बाद भी वहाँ पर तख्ता पलट बार बार हुए, ठीक है, और यहाँ पर भी जो है हम देखते हैं पाकिस्तान में बार बार तख्ता पलट होते रहते हैं, और नेपाल में जो है बार बार सत्ता जो है कोई भी सत्ता 5 साल अपने पूर्ण नहीं कर पाई है। तो इस रूप में जब हम देखते हैं कि भारत का लोकतंत्र जो है ना सिर्फ मैच्योर हुआ है, बल्कि इसने विकास किया है, ये ना सिर्फ हमारे पड़ोसी देशों के लिए आदर्श बना है, बल्कि जो विश्व के जैसे अफ्रीकी महाद्वीप है वहाँ के अन्य देशों के लिए, और विश्व के एक बड़े लोकतंत्र के तौर पर उभरा है। वर्ष 2020 में बना संसद भवन और उसके सामने स्थित 144 स्तंभों वाला ऐतिहासिक संविधान स्तंभ मात्र वास्तुशिल्प परिवर्तन नहीं, बल्कि आधुनिक होते लोकतंत्र का प्रतीक है। मतलब हमारी ये विकास गाथा को दर्शाता है किस प्रकार से जो है हमने अपना संविधान निर्माण किया, और वहां से लेके आज वर्तमान आधुनिक समय तक उसकी आवश्यकता को पूरा करने के लिए हमने एक नया संसद भवन गढ़ा है, जो डिजिटल तकनीक से जो है युक्त है, और इसके साथ में जो हम भविष्य में जाके परिसीमन करेंगे और उसके अनुसार जो संख्या विस्तार होगा उसको समायोजित करने में सक्षम है। आज तकनीकी मदद से संसदीय प्रणाली को अधिक प्रभावी बनाया गया है। विधेयक संबंध जो विधेयक होते हैं, है ना, जो बिल होते हैं वो समयबद्ध पारित हो रहे हैं। कागज से डिजिटल संवाद, कागज से हम किसकी तरफ बढ़ रहे हैं? डिजिटल संवाद की ओर बढ़ रहे हैं। जैसे मन की बात की अभिव्यक्ति, आज जो है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी क्या करते हैं कि डिजिटली जो है पूरे देश के लोगों के साथ में जो है कनेक्ट होते हैं, और ये कैसी प्रक्रिया है? एक पेपरलेस प्रक्रिया है। संसद अब कागजों से आगे बढ़कर पेपरलेस प्रणाली की ओर अग्रसर हो रहा है। डिजिटल संसद की दिशा में ठोस कदम उठाए गए हैं। इन
प्रयासों में वैश्विक स्तर पर दिशा और सहयोग देने में CSPOC जो है यानी कि जो कॉन्फ्रेंस ऑफ स्पीकर एंड प्रेसिडिंग ऑफिसर ऑफ द कॉमनवेल्थ है, इसकी भूमिका जो महत्वपूर्ण है। CSP ने कॉमनवेल्थ देशों के मध्य संसदीय संवाद को, डिजिटल नवाचारों को, तकनीकी सहयोग को साझा मंच प्रदान किया है। और जब साझा मंच प्रदान किया तो इससे क्या हो रहा है, हर देश में जो है क्या बेस्ट जो है लोकतंत्र के लिए क्या बेस्ट मूल्य हो सकते हैं, क्या प्रक्रियाएं जो है महत्वपूर्ण हो सकती हैं, है ना, और इसको जो है आगे किस तरीके से लोगों के लिए और अधिक मित्रवत बनाया जा सकता है। इस संबंध में CSPOC जो संगठन है, यानी जो हर 1889 में जो है स्थापित हुआ था, और ये जो है क्या कर रहा है, पूरे विश्व में लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए काम कर रहा है। डिजिटल संसद परियोजना 2.0 क्या है? अब इससे पहले हम ये जानेंगे 2.1 क्या था। तो 2.1 में ये हुआ कि जब कंप्यूटर क्रांति हुई तो उस समय जो है कंप्यूटर क्रांति हुई, इसके साथ ई गवर्नेंस पर जब बल दिया गया तो उसके तहत जो है जो विभाग हैं, जो न्यायपालिका है, जो संसद है, ठीक है, हमारे जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, उन सब का क्या किया गया, उनके जो दस्तावेज थे, है ना, और जो हमारी योजनाएं हैं, उनको सबको क्या किया गया, डिजिटलीकरण, उनके दस्तावेजों का डिजिटलीकरण करने का प्रयास किया गया, और कुछ सीमा तक जो है इंटरनेट पर जो है लोगों को उनकी सूचनाएं उपलब्ध करने के भी प्रयास रहे। लेकिन डिजिटल संसद परियोजना 2.0 के अंतर्गत वर्तमान जो हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था है, यानी भारत की जो व्यवस्था है, उसको पूरी तरीके से डिजिटल करने का प्रयास किया जा रहा है। उद्देश्य क्या है इसमें? तो सांसदों, कर्मियों और जो कर्मचारी होते हैं, जो सांसद हैं, जो कर्मचारी हैं, नागरिकों के बीच डिजिटल सहयोग को मजबूत बनाना है, पारदर्शिता, जवाबदेही, जनता तक पहुंच बढ़ाना है, संसदीय विस्तार का डिजिटलीकरण करना है। जो संसदीय विस्तार है, जो मतलब संसद है, उसकी पहुंच जो है, जो अभी तक शिक्षित जो वर्ग था या जो शहरी वर्ग था उस तक सुनिश्चित था, या जहां पर जो है टीवी संचार, रेडियो संचार सुनिश्चित था, वहां तक पहुंचा था। अब इसको जो है हर नागरिक तक जो है डिजिटल संसद के मदद से जो है इसको पहुंचाने का, यानी सबको सहभागी बनाने का जो है इसमें दायित्व रखा गया है। प्रमुख पहले क्या है, तो सितंबर 2024 से जून 2025 के बीच में लगभग 8,000 घंटे के अभिलेखों, रिकॉर्डों को डिजिटल फॉर्मेट में परिवर्तित किया गया है। संसदीय दस्तावेजों की सुरक्षा बढ़ी, नागरिक सूचना तक पहुंच आसान हुई है। तकनीकी नवाचार, तकनीकी नवाचार किसके माध्यम से हो? AI पावर सर्च सिस्टम के माध्यम से ये किया जा रहा। यूजर विषय विशेष खोज कर सकते हैं। मतलब यह है कि अगर मुझे कोई विषय के बारे में, मान के चलो किसी केस के बारे में जानना है, मुझे संसद के किसी बिल के बारे में जानना है, तो मैं उसे जो है, जो हमारा AI आधारित सर्च सिस्टम बनाया गया है, उसके आधार पर उसको डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन देकर उसको जान सकता हूँ। टॉपिक आधारित खोज कई भाषाओं में संभव है। हमारे यहाँ जैसे 22 भाषाओं को जो है आधिकारिक भाषा के तौर पर माना जो है स्वीकृति दी गई है, जो जिनको जो है हमने राजभाषा का दर्जा दिया है, और इनमें जो है हम इन सभी भाषाओं में जो है इन दस्तावेजों को जान सकते हैं। व्यक्ति अपनी अपनी जो भाषा है उसमें जो है इन दस्तावेजों को पढ़ सकता है, उन्हें समझ सकता है। आधुनिक संसदीय संचालन, डिजिटल उपस्थिति प्रणाली की शुरुआत हुई है। सांसद जो है टैबलेट और डिजिटल पैनल के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से उपस्थिति दर्ज कर सकते हैं। यानी कि अब जो है सांसद सिर्फ ये नहीं कि प्रत्यक्ष भौतिक रूप से उपस्थित होना जरूरी है। अगर आप आवश्यक कार्यों से जो है बाहर हैं और आप जो है संसद कार्यवाही में भागीदारी करना चाहते हैं, तो अब डिजिटली जो है भागीदारी सुनिश्चित की जा सकती है। संसाधन और सूचना तक पहुंच, पार्लियामेंट डिजिटल लाइब्रेरी एक महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में उभरी है। जनता की व्यापक संसदीय शोध जो जनता की व्यापक संसदीय शोध और सूचना तक पहुंच सुनिश्चित हुई है। इससे क्या हो गया कि जनता का जो है जो संसदीय शोध है, ठीक है, उन तक और सूचना तक जो है पहुंच सुनिश्चित हुई है। लोकतांत्रिक प्रभाव, अब इसके लोकतांत्रिक प्रभाव क्या हुए हैं? तो इससे जवाबदेही बढ़ी है, पारदर्शिता बढ़ी है, नागरिक विश्वास बढ़ा है, लोकतंत्र और संस्थागत लोकतंत्र भी मजबूत हुआ, और जो संस्थाएं हैं उनकी भी मजबूती आई है। ऐतिहासिक संदर्भ, संसद सांसदों और समुदाय के बीच में जुड़ाव को मजबूत करने हेतु यानी कि 3 लोगों के मिलने, संसद के मध्य में और उसके जो प्रतिनिधि सांसद हैं उनके मध्य में, और इसके साथ में जो समुदाय है यानी कि जो नागरिक हैं उनके बीच में जो है जुड़ाव मजबूत किया हुआ है। और कैसे संभव हुआ? 1889 में अंतर संसदीय संघ IUP की स्थापना की थी। इसने जो है बहुत जो है अंतर संसदीय जो संघ, इसने बहुत प्रयास किए हैं कि विश्व में जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है वहाँ लोगों, उनकी संसद
है ना, और जो समुदाय है उसके मध्य में क्या हो, ये एक जो है जुड़ा हो, एक मजबूत संबंध स्थापित हो। उद्देश्य क्या थे इसके पीछे? लोकतंत्र की जड़ों को, जो आईपीओ है, नहीं अंतर संसदीय संघ है, ये लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करना इसका उद्देश्य था। डिजिटल तकनीकी अवसरों और चुनौतियों पर सहयोग देना इसका एक उद्देश्य था। 150वीं आईपीओ इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन असेंबली ये हाल ही में दिल्ली में आयोजित की गई है। और अ, अब यहाँ पर आईपीओ जो है दिल्ली में आयोजित की गई इस वर्ष 2026 में। अंतर संसदीय संघ जो है, अंतर संसदीय संघ में इसकी स्थापना जो हुई 30 जून 1889 को हुई है ना। आईपीओ इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन की स्थापना, आईपीओ विश्व का सबसे पुराना बहुपक्षीय राजनीतिक मंच है, और ये सबसे पुराना बहुपक्षीय राजनीतिक मंच है। अब कई लोगों के मन में प्रश्न ये आ रहा होगा कि भाई 1889 में स्थापना हुई है, तो ये बताइए 150वीं जो बैठक है या 150वीं असेंबली कैसे हो गई? तो मैं ये बताना यहाँ पर चाहता हूँ कि इसकी जो बैठक है 1 साल में 2 बार होती है, और चूंकि कई बार महामारी आ जाती है, युद्ध हो जाती है, आपदा हो जाती है, या किसी कारणवश जो है संघर्ष के चलते इसको स्थगित कर दिया गया, है ना। इस कारण से जो है ये लगातार नहीं हो पाती है, और अभी हाल ही में जो है इसका 150वां जो है सम्मेलन हुआ है, असेंबली जो है भारत के दिल्ली में आयोजित की गई है। अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस, वर्ष 2018 में यूएन महासभा ने 30 जून को अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस घोषित किया, यानी जो इसका स्थापना दिवस था उसी को जो है बस 2018 में लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए यूएन यानी जो हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ है उसने भी की जो महासभा है उसने भी इसको महत्व प्रदान किया, और उसको जो है दिवस के इसके स्थापना जो दिवस है उसको ही अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है ना। संसद और हम, संसद और हम में यह विचार संसदीय व्यवस्था में जनता की सहभागिता भागीदारी को दर्शाता है। संसद केवल प्रतिनिधियों का मंच नहीं है बल्कि जन आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति और माध्यम माना गया है। वैश्विक लोकतंत्र स्थिति की अगर बात करें कि वैश्विक लोकतांत्रिक स्थिति क्या है, तो वर्तमान में लगभग 162 देशों में लोकतांत्रिक प्रणाली जो है वो जीवंत है, और फिर भी लोकतंत्र को लेकर असंतोष और चुनौतियां बनी हुई हैं। असंतोष और चुनौतियों का कारण जो है वो ये है कि परिस्थितियों के अनुसार जो है कुछ परिवर्तन आते हैं, है ना। और उन परिवर्तनों के अनुसार जो है हमको लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भी बदलाव करने पड़ते हैं। साथ ही साथ कुछ जो है अलोकतांत्रिक कार्यों में बढ़ोतरी होती है जिन पर नियंत्रण की आवश्यकता पड़ती है, जैसे आतंकवादी जो गतिविधियां हैं वो बढ़ रही हैं, है ना। और जो कट्टरपंथी यानी कि जो हम देखते हैं कि क्या बोलते हैं इसको, जो निर्जातीय केंद्रीयता है, ठीक है, वो देखने को मिलता है, और सांप्रदायिकता देखने को मिलती है। इनके चलते कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक जो है मूल्यों में गिरावट आती है, कहीं ना कहीं उनमें जो है डिस्टर्बेंस देखने को मिलता है। तो यही है कि लोकतंत्र को लेकर असंतोष और चुनौतियां बनी है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो जैसे तख्ता पलट हो जाना, बहुत सारे देश हैं जहाँ पे तख्ता पलट, अभी म्यांमार में जो है हुआ, इसके साथ में जो है जो आपका अरब नेशन जैसे यमन है वहाँ पे अस्थिरता देखने को मिल रही है। इसी तरीके से लीबिया में भी देखने को मिला है, सीरिया का पतन हुआ है ना। तो ये जो हैं वो सिर्फ एक देश तक ये समस्या सीमित नहीं रहती, बल्कि ये कर रही अन्य देश की जो व्यवस्था है, शासन व्यवस्था, उन पर भी प्रभाव डालती है। हाल ही में अमेरिका एक लोकतांत्रिक देश होती है भी, उसके जो एक्ट हैं, उसकी जो कार्रवाई हैं, उसने जो है, क्योंकि लोकतंत्र में सिर्फ एक राजनीतिक व्यवस्था नहीं है, वहाँ पर सामाजिक व्यवस्था भी है, वहाँ पर जो है आर्थिक व्यवस्था भी है। और जब अगर आर्थिक क्षेत्र में परिवर्तन देखने को मिलते हैं तो वो उसका प्रभाव अन्य क्षेत्रों पर भी देखने को मिलता है। तो अमेरिका की नीतियों के चलते जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था के समक्ष भी नई चुनौतियां जो है खड़ी हुई हैं। डिजिटल लोकतंत्र के जो वैश्विक उदाहरण हैं उसमें सबसे जो खूबसूरत उदाहरण है वो है एस्टोनिया को विश्व का पहला पूर्ण डिजिटल देश माना जाता है। यूरोप में ई गवर्नेंस का प्रमुख जो उदाहरण है वो एस्टोनिया है। और एस्टोनिया जैसे कि आज लोग जो है डिजिटल प्रक्रिया से डरे हुए हैं, क्यों? क्योंकि ये जो है साइबर फ्रॉड बढ़ रहे हैं, है ना, साइबर हमले खतरा बढ़ गया है, और इसको देखते हुए जो है लोग इससे बचने का प्रयास कर रहे हैं या असमंजस की स्थिति में। पर वहीं एस्टोनिया इसको गलत साबित करते हुए अपने पूरे देश में जो है इस प्रक्रिया को लागू किए हुए है ना। भारत में संसदीय प्रसारण की बात की जाए तो वर्ष 2000, अब चूंकि यहाँ पर डिजिटलीकरण भारत में कैसे हुआ, तो 2006 में हमने क्या किया, लोकसभा टीवी की शुरुआत करी।
और 2011 में हमने राज्यसभा टीवी की शुरुआत की है। ठीक है। डिजिटल असमानता क्या है, तो दुनिया में जैसे रूस यूक्रेन युद्ध की ओर देख रही है, जहाँ पर देख रहे हैं कि जो रूस है वो तकनीकी रूप से जो है इतना आगे है ना, और दूसरी तरफ जो है यूक्रेन है जो दूसरों की सहायता पर निर्भर है। तो ये भी कहीं ना कहीं डिजिटल असमानता को ही दर्शा रहा है ना। वहीं डिजिटल विभाजन की भी एक गंभीर चुनौती है। डिजिटल विभाजन जैसे कि भारत के संबंध में ग्रामीण शहरी डिजिटल विभाजन देखने को मिलता है, महिला पुरुष विभाजन देखने को मिलता है, गरीब अमीर जो है वो विभाजन देखने को मिल रहा है डिजिटली रूप से, क्योंकि डिजिटली साक्षरता इस पर भी निर्भर है कि आप आर्थिक रूप से कितने सक्षम हैं, क्योंकि जो डिजिटल इक्विपमेंट्स हैं, जो इंटरनेट पहुंच है, वो सभी तक कहीं ना कहीं आर्थिक साधनों के माध्यम से ही संभव है। भारत की स्थिति की अगर हम बात करें तो भारत में लगभग 38% परिवार डिजिटल रूप से सशक्त माने जाते हैं। शेष आबादी एक डिजिटल पहुंच बढ़ाना एक प्रमुख नीति लक्ष्य है भारत का, और भारत सरकार इसके संबंध में प्रयासरत भी है। इसके साथ में जो है भारत सरकार ने कुछ कॉमन सेंटर बनाए हैं पंचायत स्तर पर, ताकि लोगों तक जो है डिजिटल सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित हो सके, इंटरनेट की पहुंच सुनिश्चित हो सके। एंड निष्कर्ष की अगर हम बात करें अंत में, तो आईपीयू लोकतंत्र जो इंटरनेशनल पार्लियामेंट्री यूनियन है वो लोकतांत्रिक मूल्यों, संसदीय संवाद और वैश्विक सहयोग को सुदृढ़ करने का प्रमुख मंच है। 150वीं आईपीयू असेंबली डिजिटल लोकतंत्र, जनता की भागीदारी और संसदीय पारदर्शिता को नई दिशा प्रदान करती है। धन्यवाद।